आज हम लोग जो पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट में, वो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे लास्ट डे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। और हम लोग क्वेश्चन करते करते पहुंच गए हैं, डाइपोल पर क्वेश्चन कर रहे थे पार्ट 2 में। आज हम लोग डाइपोल पर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, परंतु पहले एक सवाल इधर पीछे वाला पर हम कराते हैं। देखिए, आवाज प्रॉपर आ रही है? हेलो? तो मैं बता रहा हूं सबसे पहले कि आप बात को समझिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट करेंगे, उसके पहले एक सवाल ये है 8 नंबर, इसको एक बार और अपन कर लेते हैं। पहला क्या है कि इस सवाल को आप समझने की कोशिश करें। ये वाला ये क्वेश्चन है कि 3 आइडेंटिकल लॉन्ग वायर्स है। यहाँ 3 वायर्स हैं और तीनों को, एक वायर को एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखा गया है, दूसरे वायर को वाई एक्सिस के लॉन्ग रखा गया है और तीसरे वायर को जेड एक्सिस के लॉन्ग रखा गया है। और कहा जा रहा है कि आप इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा उसका इक्वेशन क्या है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, इसीलिए हम पोटेंशियल निकाल कर और कांस्टेंट कर देंगे। तो हमारा एक इक्वेशन होगा आपका, एक वायर ले लो, जस्ट फॉर एग्जांपल एक वायर को जेड एक्सिस की ओर ले लीजिए, यानी डॉट में ले लीजिए। आप एक वायर को देखिए, आप जेड एक्सिस की ओर लेने की कोशिश करो। जेड एक्सिस माने ऐसे, अगर वायर तुम्हारा ऐसे है तो ये जेड एक्सिस है। तो आप देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो कोई भी पॉइंट लोगे, ये जेड एक्सिस है, तो कोई भी अगर पॉइंट लोगे यहां से आर डिस्टेंस पर, इस वायर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट मैंने ले लिया, तो ये आर क्या होगा, एक्स कमा वाई कमा और पर डिपेंड करेगा यार, क्योंकि वायर ऐसे है और आप पॉइंट ऐसे ले रहे हैं, तो ये डिस्टेंस किस प्लेन में लाई करेगा, एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग वायर, एक सिंगल लॉन्ग वायर जो जेड एक्सिस के लॉन्ग है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैं निकाल रहा हूँ, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। अब इसके कारण हम डीवी इक्वल टू माइनस ई डी आर लगाते हैं। यहाँ हमारा डीवी होगा, यहाँ मेरा डीवी जो होगा वह होगा माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्योंकि लॉन्ग है तो यहाँ इन्फिनिटी का पोटेंशियल हम जीरो नहीं ले सकते, इसलिए समथिंग कांस्टेंट आ जाएगा। तो मैं बता सकता हूं कि इससे भी जो आया एक वायर के कारण, वह आ सकता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और एल एन आर, और एक कांस्टेंट आएगा। वो सारे में कांस्टेंट आएंगे, तो आप एक कांस्टेंट जोड़ दो, लाइक C1। अब मैं बात करता हूं, तो देखो ये एक वायर के कारण हुआ, तो ये लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन और एल एन, और ये कितना होगा, ये जेड एक्सिस के लॉन्ग है, तो ये आर कितना आ रहा था, एक्स वाई प्लेन में। तो आप देखो ये वायर ऐसे है, ये वायर ऐसे है, ये वायर ऐसे है, और यह पॉइंट आर मैंने लिया है, तो ये एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, और यह पॉइंट एक्स कमा वाई होगा, इस प्लेन में ही होगा। ये डिस्टेंस हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर एल एन आर रूट अंडर एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर होगा, ये आपका V1 है, आप प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा C1। उसी तरह जो देखो इसमें क्या होगा, जेड एक्सिस की ओर वायर है, तो जेड वाला कंपोनेंट आपको नहीं आ रहा है। अब देखिए उसी तरह आप V2 निकाल लो, किसके कारण भाई, यह होगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा, और ये एल एन। अब y के कारण, x के कारण निकाल रहे हो तो वाई जेड होगा, तो ये रूट अंडर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसी तरह अगर आप वाई एक्सिस के लॉन्ग वायर होगा, तो ये V3 होगा लैम्डा बाई, और कांस्टेंट जोड़ते जाइएगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर एक कांस्टेंट C2 जुड़ जाएगा, और लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन, ये किधर है, ये यह वायर वाई एक्सिस की ओर है, तो यहाँ होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग वायर है, तो यह होगा जेड स्क्वायर और प्लस एक कांस्टेंट C3 हो गया। अब नेट पोटेंशियल की बात कर लो, तो नेट पोटेंशियल V इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये तुम्हारा कांस्टेंट होगा। तो सारे ये कांस्टेंट जो है उधर जाकर एक नया कांस्टेंट हो जाएंगे। ये जैसे आपका कांस्टेंट जो लाइक किया है, इसमें C1 है, इसमें C2 है, C3 है,
और ये पोटेंशियल का कांस्टेंट, एक कांस्टेंट के बराबर करना पड़ेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। और ये सारे कांस्टेंट, कांस्टेंट में माइनस करो कांस्टेंट, या कांस्टेंट में प्लस करो कांस्टेंट, कांस्टेंट आता है। तो आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा बड़ा प्यारा सा, एल V1 रखोगे तो एक होता है ln m प्लस ln n, एक फॉर्मूला होता है ना आपको मैथ में, ऐसा होता है ln m, ये होता है आपका ln m प्लस ln n प्लस कुछ भी हो, तो यह होता है ln mn, होता है ना। तो इस फॉर्मूला से इसको निकालिए, ये देखिए ये सारे तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, I इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, यानी ये प्रोडक्ट हो जाएगा। V1 वाला वैल्यू जो है उसको देखो, अब V1 वाला वैल्यू है कितना, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, या ln है, प्लस हो गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या, और ये रूट अंडर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और सारे कांस्टेंट को उधर ले जाओगे तो ये कांस्टेंट है। अब ये इसमें, इनमें भी ये सब कॉमन है, तो ये सारे कांस्टेंट उधर चले जाएंगे, तो मेरा ये बचेगा प्लस यह, और यह होगा ln रूट अंडर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इंटू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट के बाद ये ln भी जाकर के उधर, ln कांस्टेंट ही होगा, तो ये जो है ln उधर लेकर के हटा दो, उस यही कांस्टेंट को ही ln समथिंग कांस्टेंट कर दो, ln हट जाएगा, तो आपको ये टर्म जो आएगी रूट अंडर स्क्वायर कर दो, यह हो जाएगा स्क्वायर के रूट के रूप में ही आंसर दे रहा है कि स्क्वायर के रूप में ऑप्शन पूछ रहा है, ऑप्शन देखना पड़ेगा। हाँ, रूट हट गया है, तो आप इसको कर लीजिए, तो ये कर लो, तो एक्स स्क्वायर आप प्लस जेड स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू, इसको इधर लग दो, थोड़ा सुंदर लगने लगेगा, नहीं इजिकल टू क्या होगा, एक न्यू कांस्टेंट, करेक्ट। ये अब देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन जो होगा वह समझिए क्या है। ये दूसरा जो क्वेश्चन हमारा आएगा उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये दूसरा जो क्वेश्चन आएगा इसको समझो, ये ठीक है। ये इसमें कोई क्वेश्चन तो अब है नहीं, डाइपोल पढ़ना है, तो फटाफट इसको ध्यान दीजिए, कॉपी कर लीजिए फटाफट, ठीक है। ये इजिकल टू कांस्टेंट आ गया, जो ऑप्शन होगा उस ऑप्शन को हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखिए ये जो है, इसके बाद आप देखिए मैं आपको थ्योरी बताने वाला हूं। इसमें एक डाइपोल होता है, अब डाइपोल का एक्सप्रेशन जो होता है क्या होता है ये समझने वाली जरूरी है। तो अगर कोई डाइपोल है, और डाइपोल वाला फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर कोई आपको डाइपोल में कोई फॉर्मूला है, आपके पास क्या है, आपके पास फॉर्मूला है, सही है, तो उस फॉर्मूला को जानना बहुत जरूरी है। कि देखिए डाइपोल हम पढ़ा दे रहे हैं 2 मिनट में, कि ये डाइपोल है, ये डाइपोल का डायरेक्शन हो गया माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू, तो और ये डाइपोल पीक सिर्फ दिया है, यानी यह स्मॉल डाइपोल है, और इसके एक्सिस पर यहाँ पर जो होता है इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक्सियल पोजीशन कहा जाता है, p/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यह होता है, और इसके इक्वेटोरियल पोजीशन होता है या ब्रॉड ऑन पोजीशन इसको कहते हैं, वहाँ एंटी पैरेलल होता है, और यह होता है p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये आएगा, सही है। तो ये जो होगा p/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब होगा, और यहाँ होगा p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, एंटी पैरेलल होता है, यह डाइपोल है। r इसके बीच के सेपरेशन से, जैसे यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ आपका माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, और यह सेंटर है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 2a, तो इसका डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, और यह q इंटू 2a होता है, और यह वेक्टर क्वांटिटी होता है, नेगेटिव से होता है। ये दो फार्मूला हमें याद रखना चाहिए। दूसरा एक फार्मूला जनरल होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है डाइपोल के कारण, यह डाइपोल है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि r है या थीटा है,
तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आर के लॉन्ग और एक होगा ई थीटा के लॉन्ग, जहाँ थीटा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पोटेंशियल होता है V इक्वल टू क्या होता है, V का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा ER जो होता है वह 2P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब होता है। और ई थीटा जो होता है वह होता है P साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब होता है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो इनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर होगा, और यह मान लो कि इससे अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये जो होता है ना tan अल्फा आपका क्या आएगा बताइए। तो tan अल्फा बेटा यहाँ पर निकालिएगा तो यह बाई यह होगा, क्योंकि ये ई आर और ई थीटा परपेंडिकुलर है, तो यह ई थीटा बाई ई आर होता है और यह आपका हाफ tan थीटा के इक्वल आ जाता है। ओके, नाउ ये जो ई होता है, ई का भी फॉर्मूला होता है एक्स्ट्रा, ई का एक्स्ट्रा फॉर्मूला जो होता है वह होता है P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 1 होता है। ये सारे फॉर्मूले होते हैं, जितना आपको फॉर्मूला याद रखना। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वह होता है माइनस पी डॉट ई। और चूंकि अभी देखो जेई मेन में जो होते हैं फॉर्मूला बहुत आते हैं, फॉर्मूला पर ही प्रैक्टिस से पता चल जाता है। तो माइनस पी डॉट ई और टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस ई, यही होता है, ठीक है ना। टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस ई और U होता है माइनस पी डॉट ई। असल में ये डेरिवेशन अगर भूल भी जाते हैं तो हम लोग के पास एक तरीका होता है, वह क्या तरीका होता है। तो यहाँ पर अगर देखो, अगर आपको यह डेरिवेशन मान लीजिए आप भूल गए, तो जैसे आप डेरिवेशन भूल गए तो देखिए यहाँ पर तो पता रहता है सबको कि P बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब होता है, और यहाँ तो सबको पता रहता है कि P बाई एंटी पैरेलल होता है। अगर यहाँ डाइपोल मोमेंट इधर है तो ये P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब होता है। ये दोनों फॉर्मूला हमें याद रहता है। अगर कहीं पर अगर डाइपोल की बात करोगे तो आपको मान लीजिए कि यह डाइपोल है, यह आपका डाइपोल है और यहाँ आपका पॉइंट है और यह एंगल थीटा है और यह डिस्टेंस आर है। तो जैसा कि सवाल आप जानिए कि यहाँ पर क्या होगा, ये P इधर है तो P का इधर कंपोनेंट करिएगा तो P cos थीटा होगा, और वह एक्सियल पोजीशन पर हो गया तो P cos थीटा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब हो जाएगा कि नहीं। और यह P का एक कंपोनेंट P cos थीटा इधर आ गया और आपका P sin थीटा इधर आ गया, तो इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर एंटी पैरेलल होता है, तो इधर हो जाएगा आपको P sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर होगा और यह इससे एंगल E बना देगा, ठीक है ना। इसका रिजल्ट ले तो भूलने पर यह भी काम कर सकते हैं। मूल बात क्या है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल 0 होता है और एक्सियल पोजीशन पर थीटा 0 हो जाएगा तो P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होगा। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि डाइपोल इधर है तो यहाँ पोटेंशियल होगा P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, क्योंकि डाइपोल ऐसे है तो इधर माइनस Q होगा, इधर प्लस Q, और यहाँ से यह पॉइंट जो आप ले रहे हो R ये ज्यादा होना चाहिए, मच लार्जर होना चाहिए। और यहाँ पर अगर कोई पॉइंट ले लिया अपोजिट में तो यहाँ जैसे P है ना, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस P बाई 4 पाई एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी इधर होगा, यहाँ भी इधर होगा, लेकिन यहाँ पर अगर पोटेंशियल आप निकालते हो तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव नजदीक है, और वह होगा P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और वही सेंटर से R डिस्टेंस इधर आकर के बात करोगे तो वह निगेटिव चार्ज नजदीक है, तो होगा माइनस P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। दूसरा बात क्या है कि दूसरी इसमें बात क्या है कि एक और फॉर्मूला बार बार सवाल पूछा जाता है, डाइपोल का टाइम पीरियड। तो डाइपोल का टाइम पीरियड होगा ना, यहाँ ये मास है और यह मास है, यहाँ हिंज रहेगा तो यहाँ चार्ज माइनस क्यू है और यहाँ चार्ज प्लस क्यू है। ओके, और इसका भी मास m है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रख दिया। अब पूछेगा टाइम पीरियड बताइए, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से स्लाइटली डिस्प्लेस कर देंगे, ये फॉर्मूला ही याद कर लेंगे हम लोग थोड़ा। डाइपोल तब डाइपोल तुम्हारा इधर हो गया और ये डिस्टेंस मान लो a है तो डाइपोल मोमेंट होगा q इंटू 2a। ओके जी, और ये रोटेट करेगा तो इसको स्लाइटली इधर डिस्प्लेस आप कर दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है इससे इधर डिस्प्लेस कर दिए स्मॉल एंगल थीटा से। तो टॉर्क क्या आएगा, डिस्प्लेस इधर किया
डिस्प्लेस आपने ऐसे कर दिया, ऐसे टॉर्क किधर आएगा, देखो झटका ये P क्रॉस ई, तो दाहिना हाथ तुम्हारे साथ, P इधर है ई की ओर, तो P क्रॉस ई माने यह टॉर्क इधर आएगा। P माने दाहिना हाथ तुम्हारे साथ, और P किधर की ओर, P की ओर नाखून रखो और E की ओर फेस करो, तो ऐसे आना पड़ेगा, ऐसे ऐसे माने किधर क्लॉकवाइज आना पड़ेगा। तो ये टॉ का डायरेक्शन होगा और यह टॉ आपका हो गया। लेकिन डिस्प्लेस आपने किधर किया, इधर, तो जिधर डिस्प्लेस करते हैं उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो आप ये पॉजिटिव है और इधर डिस्प्लेस हो रहा है, तो इससे टॉर्क जो P क्रॉस ई से P साइन थीटा आएगा, P इधर है, E इधर है, P साइन थीटा वो निगेटिव होगा, तो यह माइनस PE साइन थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा हो जाएगा। टॉर्क आई अल्फा होता है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट निकालना होगा, तो यह माइनस PE थीटा हो जाएगा और अपॉन आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। और यहाँ अल्फा को क्या कहते हैं एसएचएम में, एसएचएम में माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है, और ओमेगा यहाँ से आ जाएगा रूट अंडर PE अपॉन आई। अब आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। अब ये आई आ गया तो टाइम पीरियड होता है, ओमेगा को हम लिख देते हैं क्या, बोलो, ओमेगा को हम 2π/t लिखेंगे, तो हमारा हो गया रूट अंडर PE अपॉन आई। और यहां से अगर बात करोगे तो मैग्नेट में भी काम कर जाएगा, वहां मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर, सब कुछ सेम रहेगा। और ये जो है आपका टाइम पीरियड आ जाएगा 2π रूट अंडर आई अपॉन पी होगा। और इस तरह अगर बात करो तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला के रूप में याद कर दो, I/P स्क्वायर। अब जनरल जो नेचुरल अगर सवाल है तो ये अगर रॉड दे दिया तो रॉडो में का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना जी। अब देखो अगर मैं जो तुमसे बात करूं तो बड़ा प्यारा सा रेसिपी आएगा, इस तरह रेसिपी आएगा कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो इसके अबाउट रोटेट कर रहे हो, या मास है तो ma स्क्वायर होगा, और इसका भी ma स्क्वायर 2ma स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 2ma स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए इस फॉर्मूला को भी आप आसानी से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम अपनी स्थिति पर आते हैं और देखते हैं, नहीं ये कॉपी कर लिया, इतने चीज को जानना आपको जरूरी है और कोई बात नहीं है। तो देखिए ये हो गया, ये भी, एक मिनट रुक जाइए, हाँ मेरा पेज यह है, ये पहला पेज में यही सब डिस्कशन था, नहीं। अब देखिए दूसरा पेज की ओर चलते हैं, सेकंड पेज में यही डाइपोल वाइपोल का है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला मैंने लिख दिया था, और वर्क डन, एक तो वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन होता है माइनस डेल्टा ई, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फील्ड, वर्क डन बाई, बोलो, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्सेज, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन पूछेगा तो करना माइनस डेल्टा ई माने होगा यू आई माइनस यू एफ, और व्हाट वर्क परफॉर्म अगर कह दिया तो एक्स्ट्रा यू आई माइनस यू एफ, व्हाट वर्क परफॉर्म अगर पूछता है, क्या पूछता है भाई, व्हाट वर्क परफॉर्म, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल जो होगा ना वो डेल्टा यू आएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स के द्वारा वर्क डन, और इन दोनों का सम क्या आएगा, जीरो। डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट जो उसको घुमाएगा या रोटेट कराएगा, और डब्ल्यू ई प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल जीरो होगा। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इसमें होता है यू इक्वल टू माइनस पी डॉट ई होता है, और यह होगा माइनस पी ई कॉस थीटा, थीटा जहां पी और ई के बीच का एंगल होगा। मूल बात यही है, और कोई बात नहीं है। हम और अगला पेज देखते हैं, इसमें कुछ होगा तो मैं बता देता हूं ना। अब देखिए मूल बात यहां तक तो आ ही गए ना, हम एंगुलर एसएचएम तक आ गए। अगला देखिए, हाँ ये डाइपोल का दिया हुआ है, रिलेटिव पोजीशन दिया हुआ है कि ये दोनों पैरेलल रखे हुए हैं, दो डाइपोल ऐसे ऐसे, तो इनके बीच में फोर्स जो लगता है, देखो ये जो डाइपोल है ना, तुमको ऐसा कर सकता है इसमें, देखो इन चीजों को देखो, इसको थोड़ा सा आप देखिए, इसको इस पोर्शन को आप देखिए, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा देखने लायक है। इसमें आपका क्या है कि चीजों को समझिए यहाँ पर थोड़ा, कि यहाँ पर एक डाइपोल है, इसका डायरेक्शन ऐसे है, इसका भी डायरेक्शन ऐसे है, तो ऐसा डायरेक्शन है ना, इधर माइनस इधर प्लस, ऐसा माइनस प्लस, तो ये प्लस यहाँ आएगा, इसका माइनस का एट्रैक्शन होगा दोनों में, ये पूछ सकता है। और इसका फॉर्मूला जैसा होता है 6p1p2/4πε0r² होता है, याद ही कर दो, क्योंकि उसमें डिराइव करोगे तो लंबा जाएगा।
तो 6p1p2/4πε0 r स्क्वायर होता है और इसी लाइन के लॉन्ग फोर्स लगता है। टॉर्क क्या होगा? P क्रॉस E होता है, तो इसके कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और P भी इधर है, तो दोनों के बीच में टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। तो P क्रॉस E P साइन थीटा P साइन जीरो हो जाएगा। दूसरा क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दोगे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वहां होगा P1/2πε0 r³ और माइनस होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, माइनस P डॉट ई होता है। तो देखो ये तो P हो गया, E हो गया और P मैंने इसका ले लिया तो इसका आप P लोगे तो वह होगा P2। एंगल क्या है? जीरो, cos जीरो। तो ये फॉर्मूला आएगा, तो लिखा है ना P1P2/2πε0 r³, इसीलिए ऊपर 2 कर दिया क्या? तो ये फॉर्मूला हो गया। यह भी फॉर्मूला है, ऐसे एक हो गया और एक ऐसे। तो इसमें 3p ये बहुत ये पूछेगा नहीं तुमको, अब ये पूछ सकता है थोड़ा सा, क्योंकि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा किधर आएगा? देखो यहाँ पर टॉर्क पूछ रहा है, तो ये देखो ऐसे रखा है, तो इसके कारण एंटी पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 होगा, तो टॉर्क क्या आ जाएगा? जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो वो भी जीरो आएगा। कैसे? तो इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी इधर होगा क्या? इधर, सॉरी, E इधर होगा, P इधर होगा, तो नहीं, जीरो नहीं होगा। यहाँ पर जैसे इसके कारण P1/4πε0 r³ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और P इसका लोगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिया तो इसका P ले लो P2 और दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? इसके कारण एंटी पैरेलल पैदा होगा, या इधर डाइपोल है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और P2 उधर है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है? 180, या cos 180 आ गया और यह cos P1P2/4πε0 r³ cos 180 आ गया। और ये डाइपोल, ये तुमको यहाँ माइनस होता ही है, यू होता है ना, माइनस P डॉट ई, ये cos 180 -1 होगा, ये माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस हो गए। काम हो जाएगा कि नहीं? तो उस तरह यह फार्मूला आप देख सकते हैं और याद भी कर लीजिएगा, उसमें उतना हम इंटरेस्टेड भी नहीं है, वो फार्मूला याद रखिएगा, इसको जरूर याद रखना। पहला वाला डायरेक्ट पूछ सकता है, और मैं थोड़ा सा लंबा जाएगा तो उनको पूछना नहीं चाहिए, लेकिन भाई जेईई मेन है, एक आध तो आजकल पूछ ही देता है, वो जरूरी होता है। अब देखिए ये सवाल ये दे रहा है कि एक पॉइंट चार्ज P पर रखा गया है और दो डाइपोल है, एक तो यह डाइपोल है 2a और एक यह इसके एक्सियल पोजीशन पर है और इसके जो है तुम्हारा क्या है? इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। तो यहाँ पर दोनों ये डिस्टेंस 2a दे दिया है। इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ट्वाइस होता है और दोनों एंटी पैरेलल होते हैं, तो ये बैलेंस कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है इस सवाल में, परंतु बनाना तो है नहीं यार, जेईई मेन में तो ऐसा करता ही है एक आध सवाल में, तो अपन बनाएंगे करेक्शन करके, अगर होगा तो बनाना तो सीखेंगे ना। अब देखो, तो ये सवाल क्या कह रहा है आप समझिए, इस सवाल को समझने की कोशिश करो। क्या इस सवाल को हम समझेंगे? कह रहा है कि यहाँ पर एक डाइपोल है, यहाँ पर एक डाइपोल है -q और यहाँ पर है +q। ओके, और ये डिस्टेंस 2a दिया है। देखो ये डिस्टेंस बंदा जो है क्या दिया है? यह -q और यह +q है, और ये डिस्टेंस तुम्हारा 2a दिया है, यह डिस्टेंस 2a दिया है और यह डिस्टेंस r है, और यहाँ पर तुमको क्या दिया है? एक इधर दे दिया है -q और यहाँ +q, और यहाँ से भी इसकी डिस्टेंस भी क्या दिया है? r ही दिया है, r ही दिया है। देख सकते हैं अपन, देख लो ये डिस्टेंस क्या है? -q +q और यह डिस्टेंस r है और यहाँ से यह डिस्टेंस r है। इधर प्लस है इधर माइनस है, तो डाइपोल इधर हो जाएगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा एंटी पैरेलल, और इधर -q +q है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपोजिट होंगे ना, परंतु कह रहा है कि ये जो है बैलेंस करेंगे कि नहीं, ये दिक्कत है। तो इसके कारण ये तो रिंग सिमेट्री में है, रिंग सिमेट्री में है तो नेट चार्ज क्या है? जीरो है, तो नेट चार्ज जब जीरो है तो एक्सिस के अलोंग तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं करेगा, इसके कारण एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? उसको क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है उसके। तो ये अगर डाइपोल से डायरेक्शन तो पता किया जा सकता है ना, तो ये -q है +q है, सवाल तो इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। डाइपोल इसका ऑप्शन देखने से यह डाइपोल जैसा एक्शन नहीं है। देखो a/r ग्रेटर आ रहा है, ऑप्शन भी देखो, ऑप्शन की अगर बात करो तो यह डाइपोल जैसा बिहेव करके सवाल नहीं बना सकते हो, क्योंकि उसमें a मच लेस होता है r से, और यहाँ a/r 20 से ज्यादा है, a/r 10 से ज्यादा है,
ए बाई आर 0.5 से ज्यादा है और ए बाई आर ग्रेटर है 1 से, यानी यहां पर डाइपोल का फॉर्मूला लागू नहीं होगा, पहला बात है। तो एक एक चार्ज के कारण फोर्स निकालना पड़ेगा, नहीं समझे? तो दूसरा ये चीज मत समझिए कि आप फॉर्मूला लगा करके काम चला लीजिएगा, ऐसा नहीं कर सकते आप। अब जहां तक सवाल है, तो इस सवाल को मैं देखता हूं ऐसे, पहले तो इनको निपटाता हूं, किनको, इनको, ठीक है ना। और यहां पर चार्ज आपका क्या है, माइनस क्यू है, और यहां पर आपका चार्ज क्या है, प्लस क्यू है। ऐसे यहां प्लस है और यहां माइनस है, माइनस क्यू है। पहला बात क्या, ये तो आप समझ गए। अब जो जहां तक सवाल है कि अगर यहां से इसकी डिस्टेंस यहां लीजिएगा तो क्या होने वाला भाई, अपना ये इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर आएगा, है? क्या आप रिंग सिमेट्री से भी कर सकते हैं, लेकिन छोड़ो, क्या करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो सेंटर पर होता है वही वहां होगा, तो इधर ही आएगा। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए यह ई नॉट पैदा कर दिया, तो ये भी डिस्टेंस तो वही है, तो ये भी ई नॉट पैदा करेगा। और ई नॉट पैदा करेगा तो देखो, अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो तो यह एंगल थीटा है, तो यह भी थीटा होगा, तो ये थीटा होगा, होगा ना। और यह थीटा है तो यह 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, होगा ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा देखो, तो ये ई नॉट का इधर आ जाएगा, ई नॉट कॉस थीटा, और इसका ये भी थीटा आएगा, आएगा क्या, चेक कर लो। कैसे चेक करोगे, देख यह 90 माइनस थीटा है तो यह एंगल 90 माइनस थीटा आएगा, और ये टोटल 90 है तो यह 90 माइनस थीटा होगा, तो थीटा हो गया। तो ई नॉट का इधर कंपोनेंट ई नॉट कॉस थीटा, इसका ई नॉट कॉस थीटा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा 2 ई नॉट कॉस थीटा, और वह 2 ई नॉट कॉस थीटा इधर आएगा, उसकी वैल्यू देख लो। अब ये डिस्टेंस होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, क्योंकि यह ए है और यह डिस्टेंस आपका आर है, तो ये डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो ई निकालिएगा इसके कारण इस डायरेक्शन में होगा, और वह 2 और इसके कारण Q अपॉन 4 पाई, सॉरी ये Q नहीं है, स्मॉल Q है, और यह भी माइनस Q है, स्मॉल Q है, तो यहां पर भी स्मॉल Q कर दीजिए। तो यहां पर अगर बात करोगे तो ये 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर मानी यह डिस्टेंस, यह आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इंटू आया है बेटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहां से निकाल सकते हैं, यह डिस्टेंस ए है और यह है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यह हो जाएगा कॉस थीटा होगा ए अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो वी गेट, यहाँ कोई चीज नेग्लेक्ट होने वाला नहीं है, तो यह ई आ जाएगा 2QA अपॉन 2QA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, 2QA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। बनाने का तरीका हम सिखा रहे थे। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश होगा उसके कारण, इसके कारण इक्वेटोरियल पर जो है, देखो ये जो है इक्वेटोरियल वाला, यहाँ पर माइनस क्यू है कि प्लस क्यू है, चेक कर लेते हैं ना। तो वहां पर क्या है, इधर क्या सवाल, ये इसमें देख ले, किधर है ये, फिगर यहाँ है, तो देख ले, यहाँ पर माइनस क्यू प्लस क्यू है, ठीक है ना। तो देखिए क्या आता है, तो यहाँ पर आपका डाइपोल है, यहाँ माइनस क्यू, ये आप देखिए, तो क्या कहना है तुमको कि यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ आपका प्लस क्यू है, और आपका पॉइंट यहाँ है, ठीक है। अब इस यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इधर पैदा करेगा और वह पीछे, और इनके बीच का डिस्टेंस है 2a, और ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या है, ये यहाँ से r माइनस ए है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, बोलिए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है r प्लस ए। अब इस बात को आप समझने की कोशिश करो, तो ये ज्यादा पैदा करेगा, वह कम, तो ये 1 कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो 1 कूलम चार्ज रखो तो यह इधर रिपेल करेगा, वह अट्रैक्ट करेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश हो गया, इसके कारण Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद क्या करोगे भाई, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस ए का, बोलिए, होल स्क्वायर, और माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस ए का होल स्क्वायर, या कोई चीज नेग्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, का होल स्क्वायर, ठीक है ना।
और यहाँ से ई को ई डैश के बराबर कर दीजिए, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तभी फोर्स 0 होगा। और यहाँ से आप सोल्व करिएगा तो एक्चुअल में यह इक्वेशन सोल्व होगा नहीं, क्योंकि वह फील्ड जो क्रिएट होता है ना, वह ऐसा एस बड़ा है तो वह सोल्व नहीं होगा, क्यूबिक टाइप का आलतू फालतू आ जाएगा। तो जब इक्वेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें ऑप्शन जो है ना मैंने चेंज कर दिया उसका, क्योंकि वो आता नहीं आंसर। तो देखना तुम सोल्व करोगे ना इसको तो एक कंडीशन आ जाएगा वो डी वाला, ए बाई आर ग्रेटर देन 1। तो वो इक्वेशन ये बराबर करोगे तो एक इक्वेशन बनेगा, उसमें ये सर्टेन कंडीशन पता चलेगा कि ये पता चल जाएगा कि ए बाई आर 1 से बड़ा होना चाहिए। बस इक्वेशन को देखकर उसको सोल्व करना करोगे तो हो जाएगा, हो जाता है एक्सेल शीट पर तो कुछ भी सोल्व हो जाता है, परंतु पेपर में कैसे सोल्व होगा। तो उसीलिए वो ऑप्शन जो है ए बाई आर ग्रेटर देन 1 आ जाएगा अगर उसको सोल्व करोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें और क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और है देखिए इसमें। अगला क्वेश्चन है यही देखिए, ये एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये अभी बता दिए इसको, देख ले सेम सवाल आ गया कि नहीं। ये देखो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मास m चार्ज q and length l is placed in uniform electric field when the dipole is rotated slightly और इक्विलिब्रियम पोजीशन रिलीज कर दिया। तो टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड अभी क्या निकाले थे हम लोग, 2 पाई रूट अंडर आई बाई पी, यही ना आया था, आई बाई पी आया था। और पी को आप क्या लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मास m चार्ज q और लेंथ l है, तो QL कर सकते हैं आप, QL कर लीजिए। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो यहाँ माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू, और यह सेंटर है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस L/2 होगा और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस L/2 होगा ना भाई। तो अपन को I चाहिए, I बोलिए कितना होगा। इसके बाद mr² होता है पार्टिकल का, तो इसका मास m है, m और L/2 का होल स्क्वायर, उतना ही इसका भी इसके अबाउट होगा, तो ट्वाइस कर दो और वैल्यू रख दीजिए, और P की वैल्यू QL आ जाएगा टाइम पीरियड। सही है ना। अब देखिए तीसरा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इनफाइनाइट प्लेट शीट हैविंग पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट। समझ रहे हैं ना, ये सवाल है। ये सवाल है। कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। कह रहा है कि एक इनफाइनाइट प्लेन, ये कंडक्टिंग तो नहीं था ना, क्या था हुआ चार्ज, आप बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक प्लेन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम इनफाइनाइट प्लेन शीट है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होगा। आई बात समझ में, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेंगे। तो कह रहा है कि भाई एक है ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस बात को आप समझने की कोशिश करो कि इसको कैसे बनाएं। तो देखो मैं बताता हूं इसको, ठीक है। पहला बात क्या है कि ये आपका एक प्लेट है और इस प्लेट को समझिए, यही प्लेट है और इसके कारण सिग्मा बाई 2 शीट है, कंडक्टिंग रहता तो इसके परपेंडिकुलर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता, और यह नॉन कंडक्टिंग शीट लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, मेटल नहीं लिखा है, तो यहाँ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लेंगे। और यह जो है लेना जरूरी है, मेटल रहता तो इंड्यूस हो जाता ना। तो यहाँ पर अगर बात करो तो यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वह होगा सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये डाइपोल जो रखा है इधर माइनस क्यू है और इधर प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है और यहाँ प्लस क्यू है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखोगे तो इस पर फोर्स क्यू इधर लगेगा, इस पर क्यू इधर लग गया, इस पर क्यू इधर लगेगा, तो नेट फोर्स 0 है। और यह फोर्स P क्रॉस E होता है, तो डाइपोल इसका इधर आएगा और P क्रॉस E करोगे तो P इधर E इधर, तो टॉर्क 0 होगा, फोर्स 0 होगा, तो टॉर्क 0 हो गया, फोर्स 0 हो गया, और टॉर्क ऑन डाइपोल इज 0 एंड नेट फोर्स एक्ट टुवर्ड्स द शीट। फालतू की बात है, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एंड टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है, U इक्वल टू माइनस P डॉट E होता है, और यह होगा माइनस PE cos थीटा। अब मिनिमम होने के लिए cos थीटा को क्या होना पड़ेगा 1, और मैक्सिमम होने के लिए -1 होना पड़ेगा। cos थीटा 1 कब होगा, जब थीटा 0 होगा, cos थीटा -1 कब होगा, जब थीटा 180 होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल इन डाइपोल इज मिनिमम एंड टॉर्क इज 0। देखो डाइपोल मोमेंट P इधर है, E इधर है, तो पोटेंशियल मिनिमम होगा और टॉर्क तो 0 होगा P क्रॉस E से। तो यह ऑप्शन भी सही है, सी डी में पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क बोथ आर मैक्सिमम। पागल हो गए, जब मिनिमम होगा तो मैक्सिमम होने की क्या जरूरत है।
ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, डाइपोल with two electric charges of 2 micro coulomb magnitude each with separation distance 0.5 micrometer is placed between the plates of capacitor such that its axis parallel to electric field established between the plate when a potential difference of 5 volt is applied with separation between the plate is 0.5 millimeter. If dipole is rotated through 30 degree from the axis, it tends to realign. देखिए इस सवाल को समझिए, tends to realign in the direction of due to torque. The value of torque क्या होगा? करेक्ट। ये देखिए वेरी सिंपल है कि यहाँ पर जो सवाल दिया है उसको समझिए। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल टू प्लेट के बीच में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यही ना होता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से पहले निपट लिया जाए। और डाइपोल विद इलेक्ट्रिक चार्ज ये है विथ सेपरेशन बिटवीन 0.5, तो ये तो पहले डाइपोल निकालें। ये डाइपोल क्या होगा 2 इंटू 10⁻⁻6 और सेपरेशन क्या है 0.5 इंटू 10⁻⁻6। रियल डाइपोल बहुत छोटा डाइपोल है, सही है ना, 10⁻⁻6। तो ये डाइपोल मोमेंट निकल गया। दूसरा इसमें जो बात बोल रहे हैं भाई साहब उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर से निपटते हैं। तो कैपेसिटर का सेपरेशन दिया इतना, तो देखो यहाँ पर कैपेसिटर के प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है या तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन होता है या होता है वी बाई डी से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर फायदे का सौदा है वी बाई डी। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर वी बाई डी भी लगा दो क्या। तो ये वी कितना है दोस्ती की कसम, वी है 5 वोल्ट और डी कितना है दोस्त, वी 5 वोल्ट हो गया और डी कितना आ गया, तो डी की वैल्यू आप देख सकते हो 0.5 मिलीमीटर है। तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। हमारा मूल बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब बंदे ने क्या किया कि जो ये प्लेट था डाइपोल को रोटेट करा दिया 30 डिग्री से, यही ना किया है। तो कह रहा है टॉर्क, ये चाह रहा है कि हम जाए अपने जगह पर, तो टॉर्क कितना होगा, तो वेरी सिंपल, टॉर्क होगा पीई साइन 30, यही ना होगा। टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई होता है तो पीई साइन 30 हो जाएगा और सवाल बन जाएगा। ओके, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप देखिए अब क्या होता है कि गॉस लॉ होता है, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कैसे होता है, इसको मैं आपको सेकेंडों में बता देता हूँ, बहुत अच्छा से बताओ। ये हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसको समझिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ये मैथमेटिकल मेजरमेंट है लाइंस ऑफ फोर्स का, और इसको प्राप्त करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनफॉर्म है तो ई डॉट ए लगा लीजिए या कर लीजिए इंटीग्रेशन कर लीजिए ई डॉट डी ए। अब देखिए एरिया का डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर आपको लेना है। अब क्या है कि अगर प्लेन ओपन है माने 2 डायमेंशनल प्लेन तो उसमें आपको प्रॉब्लम आती है। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना अलजेब्रिक क्वांटिटी, और अलजेब्रिक स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। जो भी डॉट प्रोडक्ट से मिलता है आपका स्केलर क्वांटिटी वो अलजेब्रिक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू 0 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब करिएगा कि सर हमारा तो प्लस आ गया, किसी का माइनस आ सकता है, क्योंकि एरिया का डायरेक्शन ऐसे भी चूज कर सकते हैं ऐसे भी चूज कर सकते, ओके दोनों सही है। ऑप्शन देख लीजिए, कोशिश कीजिए प्लस रहे। जब ऑप्शन चूज करना है तो प्लस, अब प्लस माइनस नहीं देगा, ओपन सरफेस रहेगा ना तो या तो प्लस देगा या माइनस देगा। अगर प्लस माइनस देता है तो नॉर्मल का डायरेक्शन दिया रहेगा। ओके, पहली बात खत्म हो गया झंझट। दूसरा क्या है कि अगर क्लोज सरफेस है, जैसे कोई पत्थर है अंदर का पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा, क्लोज सरफेस, डिस्क क्लोज सरफेस नहीं है, डिस्क क्लोज सरफेस नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपको मैं बताता हूं कि सपोज करिए कि ये हॉलो हेमिस्फीयर है, तो यह ओपन सरफेस है, अंदर वाला पॉइंट दिखाई दे पर ढक्कन लगा दो ये क्लोज सरफेस हो जाएगा, अंदर का पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब भी कोई क्लोज सरफेस होगा जिसका अंदर का पॉइंट नहीं दिखाई दे, तो उस क्लोज जैसे सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर पर अगर ऊपर का जैसे ग्लास है तो ऊपर का खुला हुआ है तो हॉलो हो जाएगा, ऊपर ढक्कन लगा दिया तो सॉलिड क्या हो गया, क्लोज हो गया। ये जो है हॉलो है और ऊपर ढक्कन हटा दिया तो ओपन हो जाएगा, ढक्कन लगा दिया तो क्लोज हो जाएगा। और जितने भी सॉलिड है सब कौन है, गाजर है, मूली है, सब क्या है, क्लोज सरफेस है, वह ओपन सरफेस नहीं है। अब जो बात मैं बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करोगे तो बहुत मजा आएगा कि ये जो है ये इस पर ढक्कन लगाया तो हो गया। अब ये क्लोज जब सरफेस होगा तो इसमें एरिया का डायरेक्शन एक पार्टिकुलर लेना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज दो नेचर का होता है, पॉजिटिव नेचर और निगेटिव नेचर। तो इसमें फिजिक्स भी इन्वॉल्व हो गया, अभी तो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो रहा था, हमको फिजिक्स इन्वॉल्व करना है, तो हमको पार्टिकुलर एक डायरेक्शन फिक्स करना पड़ेगा एरिया का।
तो एरिया का डायरेक्शन क्लोज सरफेस में जो लेंगे हम प्लेन के आउटवर्ड लेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि आपका आउटवर्ड का मतलब क्या है, जैसे यही क्यूबॉइड है सपोज कीजिए, तो ये क्यूबॉइड में एरिया का डायरेक्शन लेना है, आउटवर्ड लेना है, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, ठीक है ना, इनवर्ड नहीं लेंगे, समझ रहे हो ना। तो ये आउटवर्ड हम लेंगे, क्लोज सरफेस होगा तो। और गॉस लॉ क्या कहता है, और एक अगर कोई पॉइंट चार्ज है यहाँ पर, एक कोई पॉइंट चार्ज है और आपको कोई एरिया से, किसी एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जाएगा, फ्लक्स निकालना है इस एरिया से, इस पॉइंट चार्ज के कारण। तो ये सॉलिड एंगल, ये एरिया किसी पॉइंट पर सॉलिड एंगल बनाता है, तो वह जो बनाएगा, जैसे यहाँ सॉलिड एंगल बना दिया ओमेगा, ये एरिया यहाँ सॉलिड एंगल बना दिया ओमेगा, तो फ्लक्स जो इसके कारण इससे जाएगा वह होगा क्यू ओमेगा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अगर कोई क्लोज सरफेस है, जैसे लाइक यह क्लोज सरफेस है, तो इसके सरफेस के द्वारा बनाया गया सॉलिड एंगल जो होता है, इसके सरफेस के द्वारा अंदर 4 पाई सॉलिड एंगल बनता है कहीं भी, और बाहर क्या बनता है, 0, ठीक है। मैंने कोई भी क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस है, उसके अंदर कोई भी पॉइंट लोगे तो उस सरफेस, पूरी सरफेस के कारण सॉलिड एंगल जो बनेगा क्या बनेगा बोलो, 4 पाई बनेगा, बाहर क्या बनेगा, 0। अगर तुम बात को आप समझो, क्लोज सरफेस है तो अब एक और बात मैं बताऊंगा कि ये चीज याद रखना, अगर कोई डिस्क टाइप का है, ये एरिया है, यह एरिया है, और इसके कारण इसके सरफेस पर, इसके एक्सिस पर सॉलिड एंगल निकालना है, ये सेमी वर्टेक्स एंगल दिया हुआ है, इस सर्कुलर एरिया के कारण यहां बनाया गया सॉलिड एंगल ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, याद रखना। ये ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। अगर इनफाइनाइट हो गया, ऐसा है कि इनफाइनाइट प्लेन हो गया, तो ये इनफाइनाइट प्लेन में अल्फा क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। तो इनफाइनाइट प्लेन के द्वारा उसके एक्सिस पर बनाया गया सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, 2 पाई, क्योंकि इसी की रेडियस इन्फिनिटी कर दीजिएगा तो इनफाइनाइट प्लेन हो जाएगा, और जब इनफाइनाइट होगा तो अल्फा पैरेलल हो जाएगा उसके, तो अल्फा टेंस टू पाई बाई 2 होगा, इसीलिए उस समय 2 पाई हो जाएगा। तो ये अगर एक सर्कुलर एरिया है लाइक दिस, ये सर्कुलर एरिया है, इसके एक्सिस पर बनाया गया सॉलिड एंगल होता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है ना। हमको जैसे याद है, देखो मैं कोई पेज लेकर तो आया नहीं हूँ, मैं ऐसे पढ़ाते जा रहा हूँ, हम तो वह दिखाते जा रहा हूँ कि भाई सारा पॉइंट्स उसमें दिया हुआ तो आपको फायदा होगा, रिवीजन कभी खोल करके करेंगे तो। नेक्स्ट आपको ये चीज है, अब गॉस क्या कहता है, गॉस कहता है कि कोई भी अगर क्लोज सरफेस है और क्लोज सरफेस के कारण अगर इससे गुजरता हुआ फ्लक्स निकालना है, अगर यहाँ पर आपको चार्ज Q1 है, यहाँ चार्ज Q2 है, यहाँ Q3 है, और माइनस यहाँ Q4 है, और यहाँ पर एक Q5 है, ये Q4 है, यहाँ माइनस है, ये ऐसे ऐसे चार्ज आ गए, क्या आ गए भाई, ऐसे ऐसे चार्ज हो गए। तो आप बताते हैं कि अब कहता है इससे गुजरता हुआ फ्लक्स कितना होगा, तो वो कहता है कि इसके द्वारा गुजरता हुआ फ्लक्स फाई जो होगा, क्लोज सरफेस होना चाहिए, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी कर दीजिए, इससे भी आ जाएगा, या टोटल चार्ज जो इनक्लोज है उसका अलजेब्रिक सम ले लीजिए, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, इतना आता है। या सभी चार्ज के कारण निकाल कर अलजेब्रिक सम ले लीजिए, वो भी चलेगा। Q5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, और फ्लक्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है। तो अगर कहा जाए कि किसी ने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड मापा और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ई आया, मान लो इस पॉइंट पर, तो पूछेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, हाँ नेट है, इनके इस और इसका भी, इसका रिजल्टेंट है यह इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। ये अब क्यों उस तब कहोगे जब फ्लक्स उसके कारण क्यों नहीं हो रहा है, तो फ्लक्स लाइन्स ऑफ फोर्स है तो उसके कारण हो रहा है, लेकिन यहां जितना घुस रहा है उतना इधर निकल जा रहा है, तो पूरा सरफेस में नेट जीरो हो जा रहा है। अगर सपोज करो कि किसी बंदे ने बोला कि यहाँ पर इस छोटी सी एरिया ए नॉट से गुजरता हुआ फ्लक्स फाई नॉट है, तो ये फाई नॉट किसके कारण है, ये फाई नॉट किसके कारण है, सबके कारण है, उसके कारण भी है, क्योंकि एक छोटा ओपन एरिया हो गया, तो इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, तो यहाँ पैदा होगा। तो ये फ्लक्स जो है ना नेट फ्लक्स है, वहां क्लोज होने पर जितना यहाँ घुसता हुआ उतना ही यहाँ से निकल जाता है। अगर छोटा सा एरिया में अगर निकालिएगा तो Q5 का भी फ्लक्स लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इन सबके कारण और उसके कारण भी लेना पड़ेगा, उसमें भी लिया जा रहा है,
परंतु पूरी क्लोज सरफेस में क्या हो रहा है, उसके कारण जितना एंट्री मार रहा है उतना बाहर चल जा रहा है, इसीलिए वो इंक्लूड नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? तो इन नटसेल नेट फ्लक्स अगर निकालना है किसी क्लोज सरफेस से तो उसमें इनक्लोज चार्ज अगर क्यू है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट करना है। क्यू मींस नेट चार्ज, दैट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, क्योंकि क्यू है, क्यू माइनस क्यू दो नेचर का चार्ज होता है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूं कि अगर कोई पॉइंट पर सरफेस पर लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं कि अंदर वाला चार्ज के कारण ही सिर्फ है, सबके कारण है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहीं भी ड्रॉ किया जाता है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ड्रॉ किया जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपको बताएंगे तो आप डर जाइएगा कि वह पार्टिकुलर चार्ज का इंफॉर्मेशन नहीं देता है। दूसरा क्या है कि वह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक लाइन्स के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो यह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर एज वेल एज अंदर। ठीक है, यही दो इंपॉर्टेंट चीज है और सवाल बनाना है, और कोई चीज इसमें नया नहीं है। और सिमेट्री जो होता है इसमें सिमेट्री होता है, जैसे एक होगा स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री क्या हो जाएगा, स्फेरिकल सिमेट्री की अगर बात करेंगे हम लोग तो हमारा पहला हो गया स्फेरिकल सिमेट्री। व्हाट इज स्फेरिकल सिमेट्री? स्फेरिकल सिमेट्री जो होता है आपको मैं बता रहा हूं कि स्फेरिकल सिमेट्री जैसे आपको चार्ज दिया है रो रो फंक्शन आर दिया हुआ है तो यह स्फेरिकल सिमेट्री होगा, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आर के अलॉन्ग होगा और टोटल इनक्लोज चार्ज एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे स्फेरिकल और उसके अंदर जो इनक्लोज चार्ज है निकाल लोगे और 4/ε0r² कर दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। और उसी तरह आपको ये जो है आपका रो फंक्शन है आर का तो ई होगा q/4πε0r²। आई बात समझ में? एक होता है आपका सिलिंड्रिकल सिमेट्री, सिलिंड्रिकल सिमेट्री होता है। सिलिंड्रिकल सिमेट्री में क्या होता है, सिलिंड्रिकल सिमेट्री में जो होता है आपका रो तो फंक्शन होता है आर का और सिलेंडर और वह क्या होता है इनफाइनाइट होता है, और सिलिंड्रिकल क्या होता है इनफाइनाइट होना चाहिए, ये भी जरूरी है। ओके, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालते हैं तो यहाँ पर भी ऐसा होता है कि इनक्लोज चार्ज जैसे कोई भी सिलिंड्रिकल सिमेट्री है तो ये गॉसियन सरफेस मान लो कहीं भी ड्रॉ किया तो इसमें इनक्लोज चार्ज निकाल लो और इनक्लोज चार्ज निकाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पर अगर बात करोगे तो यह ई जो आएगा ना वह कितना आ जाएगा, तो टोटल चार्ज इनक्लोज क्यू इन अपॉन 2πε0r/L। सही है, ये चीज आ जाएगा। अब जो है गॉस लॉ का और कोई चीज तो होता नहीं है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल हम लोग जो निकालते हैं फार्मूला σ/ε0 होता है, ये सारी चीज आपको याद रहनी चाहिए। सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, लॉन्ग सिलेंडर के कारण अंदर होता है ρr/2ε0 और बाहर क्या होता है, अब एक एक चीज को देखते जाइए। स्फीयर का हम लोग देख लिए थे, फार्मूला तो हम लोग देखे थे ना एक दिन, तो वह सारा फार्मूला है, ये सिलेंडर के कारण शायद नहीं देखे थे। तो सिलेंडर अगर सॉलिड है नॉन कंडक्टिंग है तो अंदर होगा ρr/2ε0, स्फीयर में अंदर होता है ρr/3ε0, और इनफाइनाइट है तो पोटेंशियल का कोई चक्कर तो है नहीं है। और इसके लिए इनफाइनाइट प्लेन वाला तो जान ही गए थे, स्फीयर के लिए सॉलिड और बताए थे ना सॉलिड का, तो वह सारी चीजें यही सब निकाला गया है और पोटेंशियल भी उसी सब का निकाला गया है। वह सारे फार्मूला को हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ही देख लिया है। अब सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यह देखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है, इस पर कह रहा है कि एक लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और इनफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है थ्रू अ गॉसियन सरफेस क्यूब। अब साइड लेंथ कितना है भाई बोलो, वायर पासेस थ्रू एनी कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब। देखो एक जो है क्यूब है तो क्यूब में क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट क्या होता है डायगोनल होता है और वह √3 होता है। तो कितना अगर कोई थ्रेड है तो किसी क्यूब के अंदर सेटल करना है और सबसे अधिक अगर फ्लक्स निकालना है तो उसके अंदर सबसे अधिक चार्ज होना चाहिए, और यह कब होगा जब बॉडी डायगोनल के अलोंग थ्रेड को रखेंगे। तो अगर साइड लेंथ अगर ए है तो बॉडी डायगोनल का लेंथ क्या होता है √3a होता है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो है फ्लक्स पूछ रहा है कि क्या फ्लक्स ही तो पूछ रहा है, तो ये फ्लक्स होगा टोटल चार्ज इनक्लोज तो √3a और इंटू लेमडा /ε0 क्यू इन /ε0। अब ए की भी वैल्यू √3 दिया है और ये देखना यूनिट में गड़बड़ी है, यहाँ यूनिट सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो यह होगा √3a होगा √3 इंटू 10⁻⁻2 और बाई ε0 की तो वैल्यू ε0 के फॉर्म में तो आंसर दे नहीं रहा है, तो ठीक है ε0 का बात करेंगे अपन। तो ये और इंटू कितना आएगा लेमडा, लेमडा की वैल्यू क्या दी हुई है बताओ, लेमडा की वैल्यू 2 इंटू
नैनो है तो -9 होगा। और 1/ε0 की वैल्यू अगर एप्सिलॉन 1/4 पाई की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ तो 1/ε0 की वैल्यू क्या होगा 18 पाई × 10⁹ सही है? यह 36 होगा 36 पाई × 10⁹ हो जाएगा और इसको रख लेना हो जाएगा है। अब गिवन बिलो रीजन पूछ रहा है और एजर्सन रीजन इसमें एजर्सन रीजन में कह रहा है कि वन इज लेवल वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल माने हॉलो स्फीयर इज 0 नो मैटर व्हिच पाथ ही चोजन। तो आप चूज कर रहे हैं जो पाथ वह इंडिपेंडेंट आएगा। इस सवाल का कहना है यस अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो किसी भी पाथ से क्या होगा वर्क डन पूछ रहा है ना। तो इनसाइड जो है वर्क डन ऐसे वर्क डन किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो 2 पॉइंट के बीच में किसी भी पाथ से जाएगा तो वर्क डन क्या आएगा सेम आएगा। तो ये तो सही बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल इज कांस्टेंट एंड इज सेम एज दैट ऑन द सरफेस ऑफ सेल। ये भी सही है हॉलो स्फीयर है तो हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है सेम होता है। तो इसको बोल रहा है कि ये रीजन क्या है तो ये क्या दिया है रीजन नहीं है। रीजन तो ये नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का है तो उसके द्वारा वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा वो तो इनिशियल और फाइनल पर होता है। इवन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 भी नहीं होता तो वह बात पहला स्टेटमेंट सही होता है। तो दिस इज नॉट रीजन बट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट सो ऑप्शन विल बी बी करेक्ट। हाँ तो क्या बोला वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल इज 0 नो मैटर व्हिच पाथ इज चोजन है। हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इसीलिए होता है तो लेकिन नो मैटर व्हिच पाथ ही चोजन माने ये कह रहा है कि वर्क डन 0 है नहीं जी वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल इज 0 है। ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल इज कांस्टेंट एंड इज सेम एज दैट इन द सरफेस ऑफ सेल इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट। नहीं तो ये देखो रुको हाँ 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के कारण सही है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता तब तो ये ऑप्शन आप देख रहे हैं ए इज टू बी बट फालतू है एक्सप्लेनेशन सही है। अगर ये कहता कि वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता तो ये एक्सप्लेनेशन को हम लोग सही नहीं मानते क्योंकि कह रहा है कि वर्क डन 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना पड़ेगा क्योंकि फोर्स को 0 होना पड़ेगा इसीलिए आपका बी ऑप्शन सही है। ओके कोई दिक्कत इस पर थोड़ा नजर रखना। हम 0 वाला ये नहीं देखे तो देखो थोड़ा सा भी इधर उधर का दिमाग होता है एडजस्टमेंट गड़बड़ हो जाता है। अब देखिए 3 नंबर में चार्ज में कह रहा है कि यहाँ पर एक जो है डिस्क है उसको पिचका उचका दिया गया है पिचकाने के बाद यहाँ पर जो है रेडियस क्या हो गया है बढ़ गया है और यहाँ पर रेडियस जो है ना यहाँ पर शार्पिंग थोड़ा ज्यादा ही हो गया है और यहाँ पर भी शार्पिंग है थोड़ा कम है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के सिग्मा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। तो यहाँ पर देखो यहाँ और यहाँ तो आर सेम है तो चार्ज डेंसिटी सेम होंगे परंतु यहाँ और यहाँ पर देखो शार्पिंग ज्यादा है थोड़ा सा कंप्यूटर बनाया शार्पिंग क्योंकि ऑप्शन देखने से ए ऑप्शन आने के लिए यहाँ पर पॉइंटेड ज्यादा होगा और यहाँ पर थोड़ा फैला फैला सा दिखाएगा फिगर है तो ये जो है सिग्मा 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर है इससे चेक कर लेने को। क्या अगला पॉइंट क्या है वह देखिए लाइन चार्ज ऑफ लेंथ a/2 इज केप्ट सेंटर ऑफ BC ऑफ अ क्यूब ABCD है वही क्या कर रहे हैं सेंटर ऑफ एज BC ऑफ अ क्यूब ABCD हैविंग एज लेंथ A एज शोन इन फिगर। फिगर कहाँ है भाई इसका तो देखते हैं फिगर कहाँ गया ये लेंथ देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल फेसेज ऑफ क्यूब विल बी क्या कह रहा है सवाल को समझो। सवाल में कह दिया कि लाइन चार्ज ऑफ लेंथ a/2 है एक लाइन चार्ज a/2 का है इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ एन एज BC ऑफ द क्यूब। ठीक है ना उस एज एक एज माने क्या होता है साइड होता है तो साइड के वह सेंटर पर रखा हुआ है तो वो कैसे रखेगा वह साइड के सेंटर पर रखेगा तो अंदर कितना पार्ट आएगा a/4 आएगा है
कितना आएगा? 1/4 आएगा। हाँ, हाँ, तो यह कहाँ रखा है तुमको? A line charge of length a/2 is kept at the center of a edge BC of a cube ABCDEFGH having edge length a। ठीक है, तो ये लाइन कहाँ रखा है? सेंटर पर रख दिया है। तो एज के सेंटर पर रखने का मतलब क्या हुआ? कोना और सेंटर के बीच में यही रखा। उसके बीच में कैसे रखा बी और सी के? अरे तो दिमाग खा रहा है तो टोटल तो ए होता है ना, तो ये सेंटर पर रखना माने क्या रखा गया है? उसका उसका सेंटर ऐसा कैसे रहेगा? तुमको बात को आप समझो कि ये जो है a/2 है, यहाँ पर देख, ये जो है क्यूब है, यहाँ पर आप बात को आप समझो। इसमें जो है थोड़ा लैंग्वेज एरर है, क्योंकि एज एक पॉइंट थोड़ा है कि पॉइंट पर रख देगा। तो यहाँ पर कह रहा है ना एन इनफाइनाइटी, कौन है जी, कहाँ चले गए? A line charge length a/2 is kept at the center of an edge BC of a इतना having edge length a। यानी ये जो है क्यूब का एज लेंथ a है, और if the density of line is lambda coulomb per unit length, ठीक है ना? ये लाइन चार्ज में तो लेंथ है ना भाई, तो कहाँ रखा है? ये तो देखने वाली बात है ना। इसको इसको पढ़ो, तो 1 मिनट पढ़ो उसको ठीक से, सीरियस पढ़ो, सीरियस उसको पढ़ो कि कहाँ रखा है, वो तो देखना पड़ेगा ना, उसी से तो डिसाइड होगा। है कितना टोटल फ्लक्स जाएगा? यही ना बोल रहा है जी? है कि टोटल फ्लक्स उस पूरी क्यूब से कितनी जाएगी क्या? सही है। तो तुमको उसको सिमेट्री पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? 4 क्यूब लगाना पड़ेगा। तो 4 क्यूब लगा दोगे तो कितना आ जाएगा टोटल फ्लक्स? लेमडा लेमडा ए टोटल कितना? 4 क्यूब लगा दोगे तो 4 क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा? 4 क्यूब से लगाने से क्या होगा? ये इसमें आ जाएगा, सिमेट्री हो जाएगा चारों क्यूब से। तो ये चार्ज कितना आ गया? लेमडा, बोलना, लेमडा ए 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, और तो 1 क्यूब से जाने के लिए किससे डिवाइड कर दोगे? 4 से। करेक्ट हो गया, समझ में आ रहा? 4 क्यूब लगा दिया तो सिमेट्रिसिटी आ गया। तो टोटल चार्ज इनक्लोज कितना हो गया? लेमडा ए बाई 2, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। किससे गया? 4 क्यूब से। तो 1 क्यूब से कितना जाएगा? 4 से डिवाइड कर दिया गया। अब देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इसको ध्यान देने वाली चीज है ये वाला क्वेश्चन कि an electron is made to enter symmetrically between two parallel and equally but oppositely charged metal plates each of 10 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन जो है ना 10⁶ से चल रहा है, ठीक है ना? तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? देखो सिंपल सा है, ये 2 प्लेट्स है, इनको समझो। यहाँ पर जो बात मैं बोल रहा हूं उसको सुनो। ये एक प्लेट है और एक यह प्लेट है। अब इस प्लेट के मिडिल से यह चलना शुरू किया है, तो इधर इसकी वेलोसिटी दी हुई है और यह लेंथ एल मान लो। तो ये टाइम कितना लगा होगा? इधर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो ये टाइम लगेगा T = L/V0 लग जाएगा।
इसके कारण यह इधर जाएगा, या कितना दूर चला गया बोलो। और ये गैप टोटल जो है मान लो कि डी है, यहां से यहाँ का गैप डी है, तो यह डिस्टेंस को d/2 मान लो। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगेगा तो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई। अब मास से आप इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दीजिएगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो वह d/2 इजिकल टू क्या कर दीजिएगा बोलिए, हाफ E/1 m इंटू L/V0 का होल स्क्वायर। आपको निकालना क्या है ये देख लीजिए। तो यहां पर तुमको निकालना है, बोलो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जोड़ दिया है यहाँ पर 10 सेंटी, ईच लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो आपका L दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और इसको बदलिएगा तो यह हो जाएगा 0.1 मीटर। हो गया ना। इलेक्ट्रॉन चार्ज ये सब फालतू वोल्टू दिया है, वेलोसिटी भी दिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देखो दिया है, परंतु ये इलेक्ट्रिक फील्ड बदमाश है। ये देखो पर सेंटीमीटर है, ध्यान रखना, यह होगा 9.1 बाई पर सेंटीमीटर माने 10⁻² हो गया, समझ रहे हो ना। और इस तरह आप वर्क कर सकते हैं, आराम से वैल्यू रख दीजिए। अगला देखिए 6 नंबर है, कंसीडर टू इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स एज शोन इन फिगर। यहाँ पर देखो ये जो है शोन इन फिगर, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड एट अ मिड पॉइंट बिटवीन द प्लेट्स। देखिए इस सवाल को आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या ये जो सवाल कह रहा है इसको मैं समझाता हूं। देखिए ये तो समझ गए आप लोग। अब देखिए ये सवाल जो कह रहा है ना, इसको समझो। इसको कह रहा है कि ये वाला में क्या है कि दो प्लेट्स है, ये एक यह प्लेट्स हो गया आपका, इसको ऐसा प्लेट है तो ऊपर से देखोगे तो लाइन टाइप का नजर आएगा। अब देखो इस पर चार्ज सिग्मा है और दूसरा पर माइनस सिग्मा है, इस पर सिग्मा है और इस पर -2 सिग्मा है। इस पर चार्ज आपको सिग्मा है और इस पर आपको चार्ज क्या है, -2 सिग्मा है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, सिग्मा, और अंदर का चार्ज का सम 0 होता है, तो यहाँ पर आधा आधा चार्ज बाहर होगा। तो यह सिग्मा और -2 सिग्मा माइनस सिग्मा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -σ/2, ये बाहर होगा, और इस बाहर भी -σ/2, दोनों पर बाहर चार्ज सेम होता है, आप जानते हैं। अब टोटल चार्ज सिग्मा है और इधर -σ/2 आ गया, तो इधर कितना आएगा ताकि सिग्मा हो जाए, बोलो। तो इनर सरफेस पर कितना आ जाएगा बोलो, 3σ/2 आएगा, 3σ/2, और ये मिलकर सिग्मा हो गया। तो इस पर उतना ही माइनस आ जाएगा, तो यह आ जाएगा -3σ/2। आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे यहाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके कारण होगा, वही ना होता है। तो वह ई निकालोगे तो होता है σ/ε0। तो सिग्मा कितना आ गया है, 3σ/2 ε0। प्लेट कंसंट्रेटर के बीच में यही होता है। अब फोर्स निकालना है तो क्यू ई कर दो, फोर्स निकाल दो तो क्यू ई कर दो, हाँ फोर्स ही तो निकालना है। अब चलो एक है स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर इज हेल्ड नॉर्मली इन फ्रंट ऑफ अ पॉइंट चार्ज q 1 कूलम, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द शेडेड रीजन इज। देखिए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर है, इज हेल्ड नॉर्मली इन फ्रंट ऑफ अ पॉइंट चार्ज q 1 कूलम, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द शेडेड रीजन कितना होगा। देखो इस बात को आप समझिए, अगला पेज में है, अगला पेज में क्या है, यह सवाल है। देखिए इस सवाल को समझने की कोशिश करो। ये एक स्क्वायर प्लेट है, हाँ, तो ये स्क्वायर प्लेट ऐसा कितना प्लेट रखोगे तो क्यूब बन जाएगा, 6 प्लेट्स रखोगे, कितना 6 प्लेट्स होगा ना जी। तो एक प्लेट से तुम्हारा कितना 6 प्लेट्स रख दोगे, तो एक प्लेट है वैसे 6 प्लेट रख दो तो क्यूब बन जाएगा, और चार्ज क्यूब के सेंटर पर आ जाएगा। तो वो 6 प्लेट से जो चार्जेस जाएंगे कितने जाएंगे, फ्लक्स कितना जाएगा, Q/ε0। तो एक प्लेट से कितना जाएगा, Q/6ε0। अब देखो एक प्लेट के कितने टुकड़े होंगे, ये ऐसा टुकड़ा सोचो, एक तो इसमें 2 3, इसमें 2 2 2 2 8 होगा। ऐसा टुकड़ा ट्रेंगल टाइप का टुकड़ा कितना होगा, 8 होगा। तो एक से कितना जाएगा, 8 टुकड़े से इतने जा रहे हैं, तो एक से कितना जाएगा 48। तो यह हो गया Q/48ε0। लेकिन साइडेड पोर्शन मेरे कितनी टुकड़ी है, 2 2 4 1 5, तो इंटू 5 कर दो, हो गया, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये जो है पूछ रहा है कि किसके कारण कौन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसका तो हम लोग देख चुके हैं कि किसके कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसको आप कर सकते हैं। इससे वो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, जहां 1/r² हो रहा होगा ना वो स्क्वायर होगा, इसीलिए ये ध्यान रखिएगा, आपको हो जाएगा। और इसके बाद आपका है डिफरेंट, ये
difference of temperature in material can convert heat energy into electrical energy. To harvest the heat energy, the material should be, मटेरियल कैसा होना चाहिए इसमें बोलो, बोलो कि मटेरियल अगर देखो हमको क्या करना है कि हमको एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना है, तो क्या होना चाहिए, तो थर्मल कंडक्टिविटी अगर ज्यादा होगा तो फटाफट हीट गायब हो जाएगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा, तो लो थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, करंट फटाफट फ्लो करना चाहिए, तो हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होनी चाहिए। क्या अब देख इधर क्या है, हो गया ना, जो है हो जाएगा, ये हो गया, आपको समाप्त हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कैपेसिटर किया जाएगा, हाँ